नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 7 मार्च। और 7 मार्च को फ्रेंड्स आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। इन थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जी से 20 प्रश्न पूछे गए थे। 19 में से अधिकतम जितना हो सकता था रियल प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। तो प्रकाश पादुकोण की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है आपका बैडमिंटन से है। प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनका जन्म 10 जून 1955 को हुआ था। वो कर्नाटक के रहने वाले हैं और भारत में बैडमिंटन के कई महान एकल खिलाड़ी हुए, लेकिन भारतीय बैडमिंटन के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण पर सबसे गहरा असर पादुकोण ने डाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है। तो कार्तिकेयन मुरली की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका शतरंज से था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका शतरंज हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को एसएससी का तैयारी करते हैं तो PYQ आपके लिए बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह समुद्र के लिए पानी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम का PYQ लेना चाहते हैं, PYQ कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेगा। आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उन प्रश्न रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेंगे। ये PDF को आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहेगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा, आप लोग वहाँ से आगे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप SSC GD का लेना चाहते हो, MTS CSL CPO, इसके अलावा CGL जो भी एग्जाम का लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अगर वेबसाइट से परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से भी परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9973741666 है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अगर सभी एग्जामों का लेना है तो आप लोग व्हाट्सअप पे ही कीजिएगा, आपको एक थोक में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सातवाहन वंश का संस्थापक था, यानी कि आपसे पूछा गया कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, उसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा सिमुक। ठीक है, सिमुक की बात करेंगे जिसे हम लोग राजा सिमुक के नाम से जानते हैं, तो यही इसी ने सातवाहन वंश का है जो कि स्थापना किया था। वो शासकों के प्रतिनिधित्व के साथ अपने सिक्के जारी करने वाला प्राथमिक स्थानीय भारतीय शासक था। इसके अलावा ये गौतमी सतकर्णी के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने उन्हें जीतने के बाद पश्चिमी क्षत्रप से वंश का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका शुरू हुआ था 1820 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1820। ठीक है, इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी का बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड ने लागू किया गया था, लेकिन इसके बारे में हमसे पूछा नहीं गया था। आपसे थॉमस मुनरो वाला पूछा गया था, जो कि 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में लागू की गई। ये व्यवस्था कंपनी तथा रैयत यानी कि किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूला में किसी जमादार या विचालय का भूमिका नहीं होती थी। किसानों को भूमि या का वास्तविक स्वामी माना जाता था तथा लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त की जा सकती थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 93 हो जाएगा। अनुच्छेद जो 93 है संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है, लेकिन आपसे सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ही पूछा गया था। फिर भी इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 93 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा की बात करेंगे तो खर्ची पूजा उत्सव भारत के त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। यह त्यौहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य से उत्पन्न हुआ है। पहले यह त्रिपुरा के शाही परिवारों का त्यौहार था। वर्तमान में यहाँ तक कि सामान्य परिवार भी इस त्यौहार को मनाते हैं। यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। यह त्यौहार धरती माता या देवी माँ के सम्मान में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, जिससे वो देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसके अलावा मंदिर समिति जनता के आनंद के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का भी आयोजन करती है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल 2022 की थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय खेल 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल 2022 की थीम है
खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल का विषय था खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। इसे ही हम लोग 2022 राष्ट्रीय खेल के नाम जानते हैं। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर का नाम था सावक, जिसका अर्थ होता है सावक, और आदर्श वाक्य था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। अगला है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था ये आपसे नहीं पूछा गया था। आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि वो 2 चरण का नाम आपको बताना था। तो 2 चरण के नाम की बात करेंगे तो 2 चरण का नाम था आपका मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना, और दूसरा था आपका जनसंख्या गणना। ठीक है, ये जो मकान सूचीकरण और आवास जनगणना था ये आपका अप्रैल से सितंबर में हुआ था 2010 में, और जनसंख्या का गणना हुआ था 9 से 28 फरवरी 2011 में। 2 चरण में आपका जनगणना आयोजित हुआ था, वही आपसे पूछा गया था। पहले हमने कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला है कि भारतीय खनन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो भारतीय खनन ब्यूरो की बात करेंगे तो ये आपका नागपुर या महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। भारतीय खनन ब्यूरो की बात करते हैं, इंग्लिश में बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत का बहु अनुशासित सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ है तो 1948 यानी कि 1948 में किया गया था। ब्यूरो खनन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज एवं विरल खनिजों के अलावा अन्य खानों में संरक्षण खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास करना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कि राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है। तो राजस्थान की भील जनजाति की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो नृत्य है वो नृत्य है आपका घूमर या गंगोर। ठीक है, मैं भी घूमर ही आपके ऑप्शन में दिया गया हो तो राइट आंसर घूमर हो जाएगा। घूमर या गंगोर राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर या गंगोर बहुते घाघरा की बहुरंगी जीवंतता को प्रमुखता देता है। अगला है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, लेकिन आपसे उन 2 तत्वों का नाम पूछा गया था जिसका राइट आंसर हीलियम और हाइड्रोजन था। प्रथम आवर्त में केवल एक इलेक्ट्रॉन कोष होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व रह सकते हैं। हाइड्रोजन का एक कक्ष होता है जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का भी एक कक्ष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व H और He को रखा गया है। अगला है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे, वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध आपका संतूर से है। इसके अलावा इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, तो आप लोग इसको भी मत याद रखिएगा। अगला है कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 9 था और अभी भी राइट आंसर इसका 9 ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इनके शुरू होने से देश के 11 राज्यों को फायदा पहुंचेगा। दरअसल ये 9 ट्रेन 11 राज्यों जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात से चलेगी। इन सुपरफास्ट ट्रेनों के चलने की वजह से यात्रियों के वक्त की बचत होगी। ठीक है, अगला है कि पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता है। पंचवर्षीय योजना को कौन लागू करता है की जगह यहाँ पर होना चाहिए कौन लागू करता था। तो इसका राइट आंसर आपका योजना आयोग ही हो जाएगा। अब ना तो योजना आयोग ही रहा और ना ही अब पंचवर्षीय योजना रहा, तो है की जगह ये क्या हो गया था हो गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 12 पंचवर्षीय योजना चला था जिसको लागू करता था योजना आयोग, यानी कि योजना आयोग बनाता था। लेकिन क्या कीजिएगा कि 2014 में आपका इलेक्शन होता है, नए प्रधानमंत्री बन के आते हैं नरेंद्र मोदी जी। स्वतंत्रता दिवस के दौरान वो भाषण देते हैं कि इस योजना के कमीशन को भंग कर दिया जाएगा और अंततः जाकर आपका 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग के गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसके अलावा योजना आयोग की बात करते हैं तो जिसका विघटन हुआ था 2014 में,
उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, इसको याद रखिएगा। अगला है कि किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में। हमने बहुत बार बताया, जब आपको मैंने पंडित बिरजू महाराज के बारे में बताया कि 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, तो इस एग्जाम में भी आएगा। और अंततः आज आपका लास्ट दिन है और ये प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि हम बता देंगे कौन कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो प्रश्न पहले आ चुके हैं आपके विभिन्न एग्जामों में, वो प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, आज भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिरजू महाराज इसका राइट आंसर है। तो इनका अगर संबंध पूछेगा किस घराने से है, तो लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से है। साथ में इनके चाचा हुए शंभू महाराज, लच्छू महाराज, उनका भी संबंध कथक से ही है। उनके पिता हुए आपके गुरु अक्षर महाराज, इनका भी संबंध कथक से है। जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को हांडिया में। निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 को। इसके अलावा कोरियोग्राफी के लिए पद्म विभूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं इनको, इसे आप लोग देखिएगा। अगला है कि इंडियन सुपर लीग 2023 का फाइनल किसने जीता है। तो इंडियन सुपर लीग 2023 की फाइनल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका मोहन बगान हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सुपर लीग जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISL के नाम से जानते हैं, का विजेता ATK मोहन बगान है। टीम ने गोवा के फारतदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेंगलुरु FC को 4-3 से हराकर प्रीमियर खिताब जीता। टीम के स्ट्राइकर डिएगो मेरिसियो स्टार कलाकार थे, जिन्होंने 22 मैचों में 12 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया, जबकि 2022 का चैंपियन हैदराबाद FC था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, फ्री का फॉरवर्ड का काम है। वीडियो को लाइक कर देना है, एक कमेंट करना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी PDF लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप लोग वेबसाइट के माध्यम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कूपन कोड यूज़ कीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।